का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे बुलाया। और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरी बोली कहानी सुनेंगे। मेरा गांव सर ने तो बता दिया है, ग्राम दासरा। मैंने अपना जो स्कूलिंग है 10th वहीं से किया था और 12th यहाँ पे कीर्ति इंटर कॉलेज मैंने वहाँ से 12th किया है और ग्रेजुएशन यही पीजी कॉलेज से किया। तो जब तक ग्रेजुएशन था कोई सपने नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, कोई इतना ऐसा गाइडेंस नहीं था, इंस्पिरेशन नहीं था लाइफ में कि कुछ बनना है कुछ करना है। या तो बड़े सपने थे IAS PCS बनने के, बट उसके लिए आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार कोई सपोर्ट हो जिससे मैं बैठ के तैयारी कर पाऊँ, है ना। तो इस तरीके का कुछ हो जाए। बट मैंने जैसे 12th किया उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्सेज करने चालू कर दिए थे साथ में, जैसे काइंड ऑफ वोकेशनल। तो कोर्स करते हुए किए थे और ग्रेजुएशन होते हुए मेरे सारे कोर्स हो चुके थे एक ग्रेड के साथ। तो उसके बाद था कि अपना खर्चा भी निकाला जाए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा होता है कि भाई अगर आगे किताबें खरीदना है या कुछ खरीदना है तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। तो एज ए इंस्ट्रक्टर मैं वहाँ पे चले गया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। मैंने वहाँ पे प्रशिक्षक भी काम किया है। तो ये चल रहा था, अब कब तक चले, है ना। थोड़ा सपने भी देखने पड़ते हैं लाइफ में बड़े बड़े, नहीं तो जिंदगी यूं ही कट जाती है और हाथ में कुछ नहीं रह पाता। तो ऐसे चलते चलते फिर पढ़ाई की। मैंने MBA करना चाह रहा था, बट उसके लिए पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, कैसे हो। तो घर में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि घर में बोलने मुझे MBA करना है, पैसा दे दीजिए। उसके लिए मैंने फिर SBI से लोन लिया। वो भी एक काइंड ऑफ एवरेस्ट था मेरे लिए, लोन लेके फिर उसको चुकाना। तो मैंने लोन लिया, बट धीरे धीरे उसको भी मैंने चुका दिया था। तो उसके बाद था ऐसे ही चल रहा था धीरे धीरे। एवरेस्ट का बहुत पहले से सपना था, क्योंकि कोर्सेज किए थे माउंटेनियरिंग लाइन से पहले से जुड़ा हुआ था। फिर हम लोग बोलते हैं ना पहाड़ी खून, तो पहाड़ी खून हमको बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप प्लेन्स के लोगों से और पहाड़ी लोगों से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत फर्क है, स्पेशली अगर आप माउंट एवरेस्ट या माउंटेनियरिंग में जाना चाहते हो। तो उसके लिए सपने तो थे, बट आपको 30 लाख लगभग खर्चा आता मिनिमम। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो तो 60-70 लाख रुपए लेती है, बट जो मिनिमम बजट है वो आपको 30 लाख तक रखना पड़ता है। तो इतना पैसा भी कहाँ से लाया जाए, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो सपना पहले से था। फिर इसके बाद मैंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, नाम बचेंद्री पाल, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। फिर मैंने उनके साथ भी काम किया है 4 साल एज ए इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक वहाँ पे। तो वहाँ काम करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया और थोड़ा नॉलेज हो गया कि बाहर की दुनिया का भी। तो उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू बेंगलोर में दिया था, कर्नाटका में। तो वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है जहाँ पे कई देशों के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे होने के लिए इंग्लिश का भी जरूरी था। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है। तो वो भी फिर एक सेकेंड एवरेज था, बट मैंने रात दिन नहीं करके और इंग्लिश कोचिंग मैंने नहीं किया। बट जैसे कभी फ्री टाइम में छत पे चले गए, कुछ भी दिख रहा है आपको, आप ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए, या कैसे मैं इंग्लिश सीखूं, करेक्ट कर रहे हो कहाँ से मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा करके मैंने ट्राई करके मेरा सिलेक्शन उस स्कूल में हो गया। तो वहाँ पे भी 30-35 देशों के बच्चे पढ़ते हैं और मुझे भी काफ़ी साल हो गया वहाँ पे काम करते करते। तो वो भी एक एवरेज था। तो मतलब चैलेंजेस मेरे लाइफ में आते गए, तो मैंने कभी हार के मारना, गिव अप नहीं किया, चलते रहा। और अभी 2020 से मैं ट्राई कर रहा था माउंट एवरेस्ट के लिए। मैंने कई सारी कंपनियों में अप्रोच किया कि शायद मुझे कहीं से फंड मिले। मैंने यहाँ पे जितने उत्तरकाशी के लोकल पॉलिटिशियन है यहाँ पे, जो भी अपने आप को नेता बोलते हैं, आप शायद जानते हैं सारे स्टेटस क्या होता है, सब लोगों से मिला। सब लोगों ने आश्वासन दिया जब तक चुनाव हो रहा था। और जब फाइनली जब हेल्प का जरूरत पड़ा, जीरो सपोर्ट। बहुत सारे लोग चुनाव के लाइन में थे, तो तब भाग रहे थे, हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे इलेक्शन में कुछ मतलब अपनी तो पॉलिटिकल वाली बातें हैं, बट मैं स्ट्रगल बता रहा हूँ। मैंने किसी को भी, हर किसी जितना भी जहाँ से भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मैं उन सब लोगों से मिला। तो जीरो सपोर्ट था।
मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी गया, वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। राज्यपाल के ऑफिस में गया, वहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक गया, वो भी ठंडे बस्ते में चले गया। सेंट्रल मिनिस्टर तक में जो हमारे MP है ना, अनिल बलूनी जी और माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनके ऑफिस में उनके आवास पे गया, बुलाया था, बट जीरो सपोर्ट। तो अब जहाँ से आपको सपोर्ट मिलना था वहाँ से कुछ भी सपोर्ट आपको नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे, गिव अप वाला सिचुएशन आ जाएगा ना। तो मैंने 2020 में ट्राई किया, नहीं हो पाया। 2021 में ट्राई किया, बहुत जगह मैंने अप्रोच किया, कंपनी में मैंने अपना रिज्यूम भेजा, प्रपोजल भेजा कि मैं एवरेस्ट जाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो ऐसा होता था ठीक है हम करेंगे, पर फाइनल मोमेंट में नो, ऐसा सिचुएशन था। कभी 2022 में शायद ऊपर वाले को भी मंजूर था, तो फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया कि मुझे अगर मैंने सोचा है मैं करूँगा, नहीं तो मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करूँगा खुद को कि मैं नहीं कर पाया। तो मैं जॉब भी करता था, बीच में जब टाइम मिलता था तो मैं सुबह शाम निकल जाता था, मेल भेजता था, लोगों को बात करता था, कंपनीज के कई सारी कंपनियों में मैंने अप्रोच किया, और फिर भी नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत मेरा खुद का सेविंग था जो मैंने कमाया था, और कई सारे स्ट्रगल के बाद तो मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया वहाँ पे कंपनीज में कि मैं कुछ अमाउंट आपको पहले दूंगा, कुछ बाद में दूंगा, तो इस तरीके से तो मान गए। तो ये तो था सिर्फ फंड का। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्योंकि माउंट एवरेस्ट के लिए लोग तैयारी करते हैं, 1 साल पहले से लोग जुट जाते हैं कि तैयारी के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइफ एंड डेथ साथ में, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो वो कफन बांध के बोलते हैं कि कफन बांध के तो जाना ही पड़ता है। तो फिर सिचुएशन था कि अब तैयारी कैसे। मेरे पास 15 दिन बचे हुए थे। मैंने अपने स्कूल में बात रखी, मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए, तो स्कूल ने भी मना कर दिया कि नहीं अब 3 महीने में कैसे आपको छोड़ सकते हैं, इतना तो कोई भी नहीं देगा, आपका सिर्फ 1 महीने का एनुअल लीव बनता है। तो मैंने बाद में खुद मुझे तो करना था, मैंने बोल दिया ठीक है अगर मुझे छुट्टी नहीं मिलता तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो उनको लगा कि यार ये सही मैं करना चाहता है, तो उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया और पेड लीव पे मुझे 3 महीने के लिए भेज दिया। और ये यहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, और फिर 15 दिन बचे हुए थे जाने से पहले। तो 15 दिन में क्या तैयारी की जाए, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजन था कि 15 दिन में क्या तैयारी होगी, जहाँ पे साल भर आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे सोचा चलो मैं क्या कर सकता हूँ कि घर पे आके मैं सुबह शाम दौड़ सकता हूँ, बीच में ट्रैकिंग के लिए निकल जाऊंगा जहाँ पे मैं कम से कम 20 kg तक वेट उठा के कितना लंबा जा सकता हूँ। तो मेरे 2 ट्रैकिंग जगह था, एक था हरकीदुन, एक था केदारकांठा। तो हरकीदुन के लिए जनरली लोग 5 दिन लगाते हैं, तो मैंने उसको 2 दिन में कर दिया था। सो एक दिन 35 किलोमीटर, एक दिन में 20 किलो लोड के साथ, दूसरे दिन 30 किलोमीटर, इस तरह का था 56 किलोमीटर, 60 किलोमीटर लगभग है वो ट्रैक। तो मैंने 2 दिन में किया, थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस में बढ़ी है कि मैं कर सकता हूँ। फिर केदारकांठा में सुबह चला, पूरा टॉप तक गया, और पूरा वेट के साथ मैं नीचे वापस विलेज में आ गया था। तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि नहीं कोई टफ नहीं है, मैं 30 किलोमीटर जब चल सकता हूँ 20 kg के साथ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा, उसके साथ मैं फिर नेपाल गया। एवरेस्ट बेस कैंप से काठमांडू से बेस कैंप के लिए लगभग 9-10 दिन का लगता है। वैसे जा तो आप 4 दिन में जा सकते हो, बट हाइट का प्रॉब्लम होता है। अगर आप जल्दी ऊपर जाते हो तो आप बीमार हो जाओगे। कई सारे लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक भी नहीं पहुंच पाते हैं अगर आप एक्कोमोडेशन रूल फॉलो नहीं करते हो। तो हम लोग, मुझे 9 दिन लगा वहाँ पे, और फिर वही जो मैंने बोला पहाड़ी घूम, आखिर पहाड़ी घूम थोड़ा आ ही जाता है, वो भी कॉन्फिडेंस का इनमें हो जाएगा। तो इसलिए एक साइड एक लर्निंग ये भी है कि अपने आप में बिलीव रखें, दूसरे से कंपेयर न करें, अपने आप को देखें मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है ना। तो वो आपको जरूर हेल्प करता है कि ठीक है मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ इसको। तो बेस कैंप पे पहुंचे, काफी दिन रहे वहाँ पे। तो बेस कैंप के चारों तरफ जो है, जैसे अर्थक्वेक एक बार आया तो बहुत सारे लोग वहाँ मरे थे, तो ऐसे ही चारों तरफ वहाँ बर्फ के उसको एवलांच बोलते हैं, हैंगिंग ग्लेशियर, तो वो टूटते रहते हैं। तो रात को हम लोग जो है कभी 1-2 बजे टूटते थे, तो ऐसा लगता था कि हमारे टेंट पे आ गया, हम लोग उठ के पार आ जाते थे, कहीं ऐसा तो नहीं सही में आ गए, देखते थे कि टूट रहे। तो ये तो नॉर्मल था। फिर जो रियल चैलेंज शुरू हुआ वो आपका कैंप, बेस कैंप से कैंप 1 जाना। तो टोटल 4 कैंप है, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3,
कैंप 4। तो जो सबसे चैलेंजिंग मुझे लगा वो था बेस कैंप से कैंप 1 जाना। 10 घंटा रात को बिना सोए हुए अपना सामान ले जाके, और इस बिल्डिंग जो निकली इससे कम से कम 4 गुने में एक टुकड़े आइस के, तो उसको ऊपर चढ़ना, रोप पे रस्सियों पे रस्सियां लगी हुई है, बड़े बड़े क्रैक्स हैं, उसको क्रॉस करना। तो जैसे ही पहले दिन गए, पहुंचे कैंप 1, सारी एनर्जी खत्म, क्योंकि सोए नहीं थे, कुछ खाया नहीं था, पानी 1 लीटर था वो भी खत्म हो गया, अब वापस आना है। फिर ऐसा लगता था कि बस अब यहीं पे सो जाए, पर सोए कैसे, क्योंकि अगर आप यहीं सो जाओगे तो फिर आगे का आपका एनर्जी कैसे बचेगा, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर खींच खींच के नीचे आना। तो इसको रोटेशन हम लोगों ने किया कैंप 3 तक, क्योंकि अपने आप को वातावरण के हिसाब से डालने के लिए हमको ऊपर नीचे जाना करना बहुत जरूरी था, ताकि आप फिट रहे वहाँ पे। तो 12 जो मई था, 12 मई को पहला वेदर विंडो क्या होता है वहाँ पे कि पहले तो नेपाल जो गवर्नमेंट होती है वो रोप फिक्स करती है, वो नेपाल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि वो लगभग 8.5 से 9 लाख रुपए से परमिट फीस जाता है गवर्नमेंट को एक आदमी के पीछे। तो वो नेपाल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो रोप फिक्स करना। तो वो लोगों ने रोप फिक्स किया 11 मई। 12 मई को वेदर विंडो मिल गया। वेदर विंडो होता है कि माउंटेन में हवा चलती है, वहाँ पेड़ पौधे तो होते नहीं है, तो अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा हवा चलती है माउंटेन में तो वो बहुत डेंजरस होता है, वो इंसान को उड़ा के ले जा सकता है, तो उस वेदर विंडो में नहीं जा सकते हैं। तो वो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से डेट मिलता है। तो 12 तारीख को पहला वेदर विंडो था, तो बहुत सारे लोगों ने उस दिन क्लाइम किया। तो हम लोग क्या है कि कैंप 4 तक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने पड़ते हैं, मतलब आप लोग रेडी नहीं थे मेरी वाली कंपनी। और हमारा तैयारी था 16 तारीख को, 16 मई को क्लाइम करना। बट अचानक क्या हो गया कि हमारा एक शेरपा वहाँ पे वो चल बसे, वो एक्लोमोडाइज नहीं हो पाए ढंग से, सामान ले जा रहे थे कैंप 3 में, और उसके नीचे बेहोश हो गए। तो उनको ऑक्सीजन चढ़ाया, वापस लाया, काठमांडू लाया गया, बट वो बच नहीं पाया। तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाने से हम लोग वापस आ गए बेस कैंप। तो बहुत बड़ा एक पेन था ये लोगों के लिए, और डर भी बैठ गया था। डर वो तो पहले से पता था ऐसा हो सकता है, बट साथ का आदमी जो साथ चल रहा था, साथ खा रहा था, वो चल बसा, तो दिमाग में बैठा, तो ऐसा लगता था चलते कि मेरे साथ हो जाएगा, मैं भी गिर जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो वो इस तरह का सिचुएशन हो गया था वहाँ पर बेस कैंप नीचे आने से। फिर कुछ दिन लगा हमको थोड़ा रिकवर होने में, फिर ये कि चलो भी तो किसी के साथ भी हो सकता है। फिर हम लोग 21 मई को हमको मौका मिला क्लाइम करने का। और जैसे सर बता रहे थे अभी, खाने पीने का कैंप 2 तक तो आपको खाना ढंग का मिल जाता है, वहाँ पे प्रॉपर कैंप होता है। कैंप 2 के बाद बहुत सारे लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऊपर खाना नहीं होता है, मैगी पे ही काम चलता है, मैगी भी ढंग से नहीं खाया जाता वहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स ले गए थे, ड्राई फ्रूट्स खाने का मन भी नहीं करता है वहाँ पे उस एल्टीट्यूड में। तो हम लोग कैंप 2 से चले कैंप 3 तक। तो मुझे तो सजेस्ट किया जा रहा था कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाओ, तो मैंने खुद को टेस्ट करने के लिए नहीं, कैंप 3 तक मैं सिलेंडर नहीं यूज करूँगा ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। कैंप 3 में पहुँचे, रात को ऐसे बिना ऑक्सीजन सो रहे थे, 2 बज गया, नींद नहीं आई, हेडेक होने लग गया, फिर मजबूरी में ऑक्सीजन लगाना पड़ा। फिर जाके थोड़ा 2-3 घंटे रेस्ट हुआ, मॉर्निंग में फिर उठे, चाय पिया, और कैंप 4 के लिए चालू हो गया। पूरा ग्लेशियर, तो एक तो आइस होता है, नॉर्मल आइस, एक होता है ब्लू आइस। तो ब्लू आइस ऐसा जैसे कांच होता है, उस पर कितनी बार भी जूता मारने से वो जगह नहीं बन पाता है, तो पूरा आपका पैर भी पेन करने लग जाता है। तो ब्लू आइस पे हमको पूरा कैंप छोड़कर जाना था। तो शाम को 4-5 बजे पहुंचे वहाँ, और फिर हमको थोड़ा बहुत पानी मिला, पानी वही बर्फ पिघला के पानी वगैरह मिला। फिर हमारे जो शेरपा था उसने हमको मैगी दिया, एक कप मैगी दिया, मैगी खाया नहीं गया, बट 1 कप जो सूप था वो हमने पिया। तो सूप के सहारे हम 10 बजे रात को निकल गए टॉप के लिए। तो रात को 10 बजे निकले, चलते और सारे लोग पीछे हो गए। तो हम लोग 3-2 के साथ शेरपा थे, जो हम लोग 4 बजे बालकोनी एक जगह है वहाँ पे, तो उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है, बालकोनी तक टफ है। वहाँ तक 3 लोग पहुँचे, मॉर्निंग का 4 बज रहा था।
तो हमारा साथ का एक जो शेरपा वो रुक गया वहीं पे, बोलता है कि मैं अपने टीम के लिए रोकूंगा। तो मैंने उसको बोला चलिए वो आगे चलो, क्यों रुकोगे फालतू, है ना, अभी तो काफ़ी आगे जाना है। नहीं रुका, तो वो रुक गया वहीं पे। तो मेरे साथ एक और आदमी था, उसको बोला तो चल रहा नहीं चल रहा है, बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो वहाँ पे मैंने सिलेंडर चेंज किए, क्योंकि सिलेंडर खत्म होने वाला था, मतलब 2 सिलेंडर थे, चेंज किए, हम लोग निकलते रहे आगे। 2 घंटा उनके लिए वेट किया और आगे बढ़ नहीं आए। तो उसमें कभी कभी ना लाइफ में आपको डिसीजन खुद लेना पड़ता है, दूसरे के भरोसे नहीं, दूसरा आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो कभी आपको लगता है कि आप सही हो, आप अपने रास्ते में जरूर आगे बढ़े। तो ये शायद मुझे एक लड़की मिला वहाँ पे। तो 2 घंटा रुकने के बाद भी वो लोग नहीं आए, बस वही बैठे हुए थे। तो मैंने दूसरे को बोला तो आ रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं चल रहा हूँ, रोड तो लगा हुआ है। तो वहाँ से निकले तो 11:13 पे हम लोग टॉप पे पहुँचे। तो जब एक बार टॉप पे पहुँचे तो जितना पेट था, जितना भूख था, प्यास था, सब खत्म हो गया। मतलब वो जो खुशी था, क्योंकि कितने वर्षों पुराना जो सपना अपना साकार हुआ। वहाँ पहुँचने के बाद फोटो खिंचवाए, बट सबसे बड़ा चैलेंज था कि आपको वापस सेफ जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका आधा बचा हुआ है। अगर आप ज़्यादा रोके तो आपका ऑक्सीजन फिर खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा। रास्ते में हम लोग कई सारी डेड बॉडीज को क्रॉस करते हुए जा रहे थे, बहुत सारे लोग मरे हुए वहाँ पे नीचे, जैसे कैंप 4 में तो बहुत है। तो कुछ तो फ्रेश बॉडी है, कुछ ऐसे ही कई सालों से पड़ी हुई वहीं पे। तो ये देखते हुए जा रहे थे, देखो जिस चीज़ के लिए हम टॉप जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है यहाँ पे। तो वो भी था। फिर वापस आए, कैंप 4 पहुँचे, सोचा वहाँ पे कुछ शायद पानी मिलेगा, खाना मिलेगा। तो जैसे कैंप 4 पहुँचे तो हमारे साथी वहाँ से और नीचे निकल जा चुके थे, जिन लोगों कुछ लोगों का सबमिट नहीं हो पाया। तो हम लोग टेंट के अंदर भी नहीं गए। कैंप 4 को बोला जाता है डेथ जोन, जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नाम मात्र होता है, वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के आप जीवित नहीं रह सकते। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ न पानी है न खाने है, कुछ नहीं है। एक्सपीडिशन लीडर ने बोला कि नहीं यहाँ से नीचे जाना होगा, तो बिना पानी के बिना खाने के जिंदा रहने तो आपको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, चेंज किया और निकल पड़े पूरा सामान के साथ। जैसे कैंप 3 पहुँचे, 12 बज चुका था रात के, पूरा वर्टिकल वे आए, ब्लू आइस, वहीं से नीचे जाना था। और जहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे तो रोड में आपको चेंज करना पड़ता था सेफ्टी हुक, और जहाँ जैसे सेफ्टी हुक चेंज करें वहीं पे नींद आ रही है, तो फिर डिसीजन लिया कि वहीं रुक जाएंगे। तो बिना हमने खाए पिए, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, वहीं रुक गए। खाली टाइम पड़े हुए थे वहाँ पे, उसके अंदर रुक गए। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग 5-6 बजा तो कुछ शेरपा लोग आए, उनसे हमने पानी मांगा, फिर उन्होंने कुछ जूस हमको दिया, और वो फिर हमारे पास कुछ बिस्किट वगैरह थे, तो वही नेक्स्ट डे हमने खाया। उसके बाद हम लोग नीचे आए, फिर वहाँ से कैंप 2 से बेस कैंप। तो जब बेस कैंप पहुँचे तब लगा कि हम सेफ है। तब तक लाइफ ऐसा था कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल ग्लेशियर कहीं से भी टूट जाता है वहाँ पे। जैसे कैंप 1 तक बहुत टफ है, और आज जो रास्ता सीधा दिख रहा है वो कल और करके टेढ़ा हो गया, ग्लेशियर टूट गया वहाँ से, ग्लेशियर और ज़्यादा खिसक गया। तो हर दिन वहाँ पे जो है चैलेंजेस बनते थे। आज नहीं कि आज मैंने इस रास्ते से जा रहा हूँ, तो कल के दिन देखोगे वहाँ पे कोई लैडर लगा हुआ है, बड़ा सा गैप हो गया वहाँ पे। तो लाइफ डेथ तो हमेशा था उसमें, ये तो पहले सोच के लिए थे कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि मैं तो अपने जो पासवर्ड वगैरह, बैंक डिटेल्स, ये सारा तो अपने घर वालों को नहीं बताया, बट मैं भाई को बता के गया था कि ये सारी चीज़ है और ये है, अगर कुछ हो गया तो, क्योंकि ये तो मेरी रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे सर ने बताया कि देखो फोकस था वही कि मुझे बस स्टॉप पे पहुँचना है, अपने आप को प्रूफ करना है। मुझे सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, बट मैं जा रहा हूँ, मैं करके आऊँगा। बहुत सिचुएशन ऐसा आता था कि मैं जैसे थक जाते थे, ऐसा लगता था कि बस वापस जाना है, यही से नहीं हो पाएगा। ऐसा सिचुएशन बहुत बार आता था, आपका एनर्जी पूरा खत्म हो गया। अब ऐसा लगता था कि बस आप चार कदम चलें, और उसके बाद 4 कदम चलने के लिए आपको 15 बार आपको हाँफना पड़ता था ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये वाला सिचुएशन था, दौड़ने की तो खैर बात ही नहीं है वहाँ पे। तो ये सिचुएशन में बहुत बार ऐसा लगता था कि बस छोड़ के चले जाएं, कुछ नहीं रखा इस एवरेस्ट में। बट फिर आप सोचते हैं कि आप वापस जाओगे, लोगों को क्या संदेश हो गया, इतना स्ट्रगल के बाद यहाँ पे पहुँचे और आप सफलता आपके पास है, बट आप छोड़ के जा रहे हो। तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करता था कि नहीं, जो स्ट्रगल है मुझे कंप्लीट करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे फाइनल टॉप पे जाना है,
अपने देश का तिरंगा यहाँ पे लहराना है, तो वो सारा चीज़ आपको मोटिवेट करता है, तो वो मुझे हेल्प किया वहाँ पे। तो शायद ये सारा चीज़ ही जो मुझे हेल्प किया, इतने सालों से मैं सोचा था कि नहीं जाना है, सिचुएशन बहुत बार आई जहाँ से ऐसा लग रहा है कि बस वापस हो जाऊँ, बट नहीं, कई सारी चीज़ें सोच के कि नहीं, मुझे लोगों को एक मैसेज देना है, कम से कम रिसोर्सेज में भी आप अच्छे से अच्छा रास्ता चुन के भी अपना मंजिल को पा सकते हैं। मेरे लिए तो एवरेस्ट था जो कई सालों से था, और मैं जस्ट फोकस था मुझे करना है। मैंने जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उन लोगों को अप्रोच किया, जो भी हो सकता था, जो भी रास्ता अच्छा रास्ता हो गया। देखो रास्ते पैसा इकट्ठा करने के लिए कई सारे रास्ते, गलत रास्ते भी होते हैं, है ना, तो वो भी ऑप्शन होता है, बट नहीं उसको करके क्या करोगे आप, है ना। तो वो भी हमेशा याद रखो, सही रास्ता चुने, जो भी आपका गोल हो। एवरेस्ट हर किसी के लाइफ में, और अभी मेरे लिए सिर्फ एक एवरेस्ट ही नहीं, अभी कई सारे गोल हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, और हो सके आपके लाइफ में भी आप अभी जैसे बहुत सारे अभी 12th में होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो मेन फोकस आपका होगा गवर्नमेंट जॉब पाना, है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप किस तरीके से अलग से तैयारी करें और लोगों से और बेहतर तैयारी करें कि अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, और सर अच्छा वो करें आप, और प्रोत्साहन, और जो भी आपका जो मेहनत है उसको किस तरीके से अच्छा करें, है ना। तो वो ये है मेरे लिए जो एवरेस्ट था, जो मेरे स्ट्रगल थे, मैंने आपको बताया, मुझे तीसरा साल लगा, मैंने गिव अप नहीं किया। अगर हो सकता मैं बीच में छोड़ दें, नहीं किसी से सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, मेरा जो सपना था मैंने छोड़ा नहीं, 20 में भी 21 में भी नहीं हुआ, पर 2022 में हो गया। तीसरा साल लगा मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, है ना। तो कुछ लोगों का देखो लक भी होता है, माउंटेन में हम तो बहुत बोलते हैं लक। वहाँ हमारे साथ हमारा 21 मई को क्लाइंब हुआ, 22 मई को जो लोग गए वहाँ पे विदेशी लोग बहुत सारे थे, वो सारे लोग वापस आ गए वहाँ से, उन लोगों का 22-23 को नहीं हो पाया, वो वापस चले गए अपना पैसा लगा के। तो वो भी लक फैक्टर भी होता है, बट उससे पहले आपका मेहनत, आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर लक कहाँ से आएगा। लक तभी आपको हेल्प करेगा जब आपका मेहनत वहाँ पे होगा, है ना। तो मैं भी बेंगलोर में काम करता हूँ, मुझे तो अपना एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, मैं लीडरशिप ट्रेनर हूँ वहाँ पे, हम नेतृत्व से रिलेटेड एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ पे वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है। मैंने जो भी देखा अभी तक, मेहनत के बल पे देखा, मैंने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी मुझे मिला है, बिना मैंने हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया। तो शायद मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोग यंग हैं, आप लोग सपने बड़े रखिए, है ना। छोटा सोचोगे तो छोटा ही होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। तो वो एक बुक है, सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे लोग देवी देवता मानते हैं, जैसे लोग जो बिलीफ सिस्टम है, तो आपके दिमाग में जो बैठ जाता है वो होके रहता है। आप नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव ही होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ आप हो सके मेरे से कुछ शायद आप लोगों को सीख मिले और आप लोग इम्प्लीमेंट करें। सो थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए।